नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पहली बार ऐसा देख रहे हैं 2014 के बाद, जब विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। जो पहलगाम में नरसंहार हुआ है हिंदुओं का, उसके बाद ऐसा क्या हुआ है? क्या कोई अतिरिक्त प्रेशर इनके ऊपर आ गया है? और पहली बार ही हम ये नोटिस कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बयान जारी करके इस नरसंहार की निंदा की है। और जो मूल विषय है, एक एक का नाम पूछ करके, उसका आई कार्ड देख करके, यहां तक कि उनके वस्त्र खुलवा करके, यानी पहचान करके कि ये हिंदू हैं और उनकी हत्या की गई है, उनके बच्चों के सामने, नव विवाहिताओं के सामने उनके पतियों की हत्या की गई है। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमने रुख देखा है, वो जो उनके चेहरे पर जो एक तमतमाहट है, जो एक गुस्सा है, एक नाराजगी है, और इनको सबक सिखाने का जो एक संकल्प है, वो आज हर भारतीय के चेहरे का एक तरीके से हम कहेंगे कि प्रतिरूप है। आज हर भारतीय अंदर से बिल्कुल भरा बैठा है, क्योंकि वो इतने अपमान सह चुका है। बांग्लादेश में, मुर्शिदाबाद में, पाकिस्तान में हिंदुओं पर तरह तरह के अत्याचार होते रहे हैं, और हमारे यहाँ का यही विपक्ष जो जन दबाव, जन आक्रोश के बीच में आज साथ खड़ा हुआ दिखना चाहता है, ये उन सारे अत्याचारों, बर्बरताओं, क्रूरताओं के समय आपराधिक चुप्पी साधे बैठा हुआ था। वो चाहे बांग्लादेश में हुआ, चाहे मुर्शिदाबाद में हुआ, या पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जो भी हुआ, हर जगह, और भारत के भीतर भी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके चिर परिचित, जाने माने पत्रकार, लेखक, चिंतक मनीषी भाऊ तोरसेकर। भाऊ से इस विषय पर बात करते हैं। भाऊ, बहुत अभिनंदन, नमस्कार। भाऊ, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, सिर्फ आज आपको सुनेंगे। पहलगाम में जो कुछ हुआ है, आप भी बहुत आहत हैं, मैं जानता हूं, और इसके बाद सरकार को क्या करना है, ये तो हम, आप और पूरा हिंदुस्तान और शायद पूरी दुनिया देखेगी। क्योंकि बिहार की सभा में अगर वो 1 सवा मिनट अंग्रेजी में भी बोले हैं, तो वो पूरी दुनिया को संदेश देने के लिए बोले हैं। अंग्रेजी भाषा में उन्होंने एक संदेश दिया है पूरी दुनिया को कि बस अब बहुत हो गया है, अब हम इनकी जड़ें खोद करके वहां से इनको उखाड़ करके सुखाएंगे। जी भाऊ। तो हमको ये बिल्कुल देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बीमारी जो है, अगर हम बीमारी नहीं समझ पाएंगे तो हम गलत दवाई दे देते, गलत उपचार करते, ट्रीटमेंट ही गलत हो जाती है। तो जब तक आप बीमारी का निदान नहीं करोगे, डायग्नोसिस नहीं करोगे और सही डायग्नोसिस नहीं करोगे, ये क्या है, उन्होंने क्या पूछा, तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, कलमा पढ़ो। अगर कलमा नहीं पढ़ सकते तो तुम जीने लायक नहीं हो। ये बात समझ लो आप। ये सिर्फ वो 4 लोग दिखाई देते फोटो में या स्केचेस में, उनके चेहरे मत देखो। एक टेंडेंसी है, एक टेंडेंसी है कि हम जो मानते हैं वही आपको मानना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा, नहीं तो तुमको मार डालेंगे। क्या हम ये
सिर्फ जिहादी बोलेंगे इसलिए मानेंगे? नहीं, ये टेंडेंसी है। अगर कलमा हम पढ़ते, तुम भी पढ़ो, यानी हमारी लाइन है, हमारी नीति है, हमारा धर्म है, हमारा रिलीजन है, वो चुपचाप स्वीकार करो, वरना तुम गलत हो। आप जरा सिमेट्रिकल देखो। अगर चुनाव में हम जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है, और हम चुनाव हार जाते हैं, आप चुनाव जीत जाते हो, तो ईवीएम गलत है। तो ईवीएम गलत होता है या तुम्हारी उपासना स्टाइल गलत है? इसमें सिमेट्रिकल आपको कुछ दिखाई नहीं देता। जो टेंडेंसी है वो क्या है, हमें यह समझना जरूरी है। वो चार उसको पकड़कर मारेंगे भी, या पाकिस्तान में एक हमला हो जाएगा, एयर स्ट्राइक, 10 एयर स्ट्राइक हो जाएंगे, शायद अलग अलग पाकिस्तान के शहरों पर मिसाइल दागे जाएंगे। क्या यहां उसके बाद यहां शांति आएगी? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो टेंडेंसी हमने यहां पनपने दी है, वो फन उठाकर हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है। जो हम सुनते रहे ना पिछले कुछ सालों से, और हरेक की, आप अभी बोल रहे थे कि विपक्ष भी सरकार के साथ आकर खड़ा हो गया। क्या साथ आकर खड़ा हो गया? कि अगर यहां इतना हो गया और प्रधानमंत्री वहां जाकर पॉलिटिकल आम सभा में बोल रहे थे, ऐसे कांग्रेस का प्रवक्ता बोलता है, उसको शर्म नहीं है, उसको शर्म नहीं है। कोई बोलता है गोमूत्र, हमारा संजय राउत बोलता है कि गोमूत्र छिड़कने से क्या वो जिंदा हो जाएंगे? कितनी असंवेदनशीलता है, इनसेंसिटिविटी है। और महाराष्ट्र के पूना के, नागपुर के लोग मारे गए। एक बच्चा जो है, उसके सामने उसके बाप को मारा गया, वो महाराष्ट्र का है, और उसके बावजूद उद्धव ठाकरे का प्रवक्ता क्या बात कर रहा है, गोमूत्र छिड़कने से क्या जिंदा हो जाएंगे? तो ये टेंडेंसी है, वो टेंडेंसी का फन हमको पैरों तले रोंदना पड़ेगा। अगर देश पर संकट आया है और आप अपनी राजनीति के पॉइंट स्कोर करना चाहते हो, और इसलिए मैंने सिमेट्री देखी, क्या पूछ रहा है कि हाँ हम जीत रहे, हाँ ईवीएम सही है, हम हार रहे, ईवीएम गलत है। हम कलमा पढ़ते हो, तुम कलमा पढ़ो तो तुम जी सकते हो, वरना तो मरना पड़ेगा। ये टेंडेंसी आपको दिखाई देगी। जो जो खुद को लिबरल सेकुलर मानता है, वो उसी लाइन पर जा रहा है। मैं उनको नहीं, वो देखो, एक बात होती है क्राइम, कल मैं देख रहा था क्राइम पेट्रोल का एक एपिसोड देख रहा था, तो वो क्राइम जब ढूंढना पड़ता है, मर्डर किसकी है, क्यों हुई, किसने की है, उसको पिस्तौल किसने दी है, उसको सुपारी किसने दी है, ये जो चार मैदान में आ गए, ये कहां से आ गए, कहां से टपक पड़े? अचानक नहीं टपक पड़े। अगस्त 2019 को 370 धारा हटाई गई, तब से लेकर विधानसभा के चुनाव होने का प्रोग्राम डिक्लेयर होने तक इतनी गड़बड़ी नहीं थी। बिल्कुल अच्छा चल रहा था कश्मीर, जब तक वहां पॉलिटिक्स नहीं था, चुनाव का पॉलिटिक्स नहीं था, तब तक कश्मीर बिल्कुल सुकून में जी रहा था। यह सब शुरुआत कहां से हो गई? आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, तो वो चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सितंबर 2024 के पहले हो गए। तो गिल्टी कौन है? ये चुनाव नहीं होते थे तब तक सब तो ठीक चल रहा था। थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों के हाथ में आ गया। जो लोग बोलते थे 370 हटाओगे तो खून की नदियां बहेगी, तिरंगा फहराने वाला हाथ नहीं मिलेगा, उनके हाथ में पिछले 6 महीने से एक प्रशासन आ गया। भले कमजोर प्रशासन है, लेकिन थोड़ा चांस मिल गया उनको। तो क्या फन उठाकर सामने आ गया? देखो,
और इसलिए बिल्कुल बारीकी से समझना पड़ेगा। वो 4 लोग जो बंदूक AK-47 उठाकर आ गए, उनको मत देखो, उनके चेहरे के पीछे उनके चेहरे तो मुखौटे मानता हूं, उनके चेहरे के पीछे कौन है? जो बोलते थे खून की नदियां बहेगी, वो है। जो उनके देखो जो मारे गए, उनकी साइड क्या, उनका पक्ष क्या सुना तक नहीं गया। और जो मारने वाले हैं, वो अफजल गुरु होगा या और कोई होगा, उसकी बात तो हमारा कोर्ट भी सुनेगा। अजमल कसाब जो है, उसका दावा है हमारी कोर्ट सुनेगी, लेकिन अजमल कसाब ने जिसको मारा, उसका दावा कौन सी कोर्ट सुनने वाली है? तो हमारे कानून, हमारी क्या बोलती है सहिष्णुता, अगर उनको पनपने दे रही है तो गुनहगार वो नहीं है, हम हैं। विंस्टन चर्चिल का एक वचन मुझे याद आता है, तुष्टीकरण जिसको हम बोलते हैं ना, तुष्टीकरण, तुष्टीकरण, अपीजमेंट, उसके बारे में विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि मगरमच्छ जो होता है उसको मांस के टुकड़े खिलाते रहो, इस आशा पर कि जब तक मांस के टुकड़े मिलते रहे उस वहां तक वो मुझे नहीं खाएगा। तो लेकिन मांस के टुकड़े जब खत्म हो गए तो तुमको खाने वाला ही है ना, उसको अपीजमेंट बोलते हैं। अपनी मौत दूर ढकेलते रहना, इसको लड़ाई नहीं कहते। वहां से शांति नहीं आती, पीस नहीं आता। तो हमारी पॉलिसी गलत हो गई है। तो ये अगर आज आज सुप्रीम कोर्ट को अचानक साक्षात्कार हो गया कि बड़े बड़ा तटस्थता छोड़कर श्रद्धांजलि का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट करता है, तो संसद पर हमला हुआ था तब सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था? वो तो उनके नजदीक था, पहलगाम बहुत लंबा है, संसद पर हमला हो गया, वो उस पर भी 8-12 जवान मारे गए थे हमारे। उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसका जो आरोपी था, उनको सहूलियत देने वाला अफजल गुरु, उसके फांसी के लिए देर रात को उठकर कोर्ट बैठ गई थी। वही सुप्रीम कोर्ट आज निषेध कर रही। किसका निषेध कर रही है? किसकी निंदा कर रहे हैं लोग? क्योंकि अब डर लगा है कि नाम पूछकर मारेंगे, ना पूछेंगे कि तू आरोपी है, तू वकील है या तू जज है, ये नहीं पूछेंगे, तेरा नाम पूछेंगे, तेरा धर्म पूछेंगे और गोली दागेंगे। ये जब सामने आ गया तब सुप्रीम कोर्ट तटस्थता छोड़कर निंदा के प्रस्ताव पर आ गई। और इसलिए बात ढंग से समझना जरूरी है, परिस्थिति क्या है। हाँ, सरकार जो करना है करेगी, आप और हम क्या करेंगे? जज और वकील क्या करेंगे? इंजीनियर और डॉक्टर क्या करेंगे? लिबरल बनेंगे? हाँ, लिबरल बनेंगे हम। अगर हम अपने ही मारने वाले को खिलाते रहेंगे तो मौत तो आसानी से हमारे पास आ जाएगी। खिलाते रहो उसको, बस वही हुआ है। और इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब तक कश्मीर के चुनाव नहीं होते थे तब तक छुटपुट घटनाएं होगी, लेकिन आम आदमी पर हमला नहीं हुआ था। आहिस्ते आहिस्ते कश्मीर 50 साल पीछे जा रहा था, एब्रप्टली और रुक गया है। और इसका कारण चुनाव है, जो चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सितंबर से पहले लेने पड़े। तो ये अपराध गंड है जो सुप्रीम कोर्ट ने एक निंदा प्रस्ताव किया है, वो मैं मानता हूं कि गिल्टी फीलिंग है। पूछे। आवाज नहीं आ रही। जी जी, जब ये हमला हुआ तो उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे का, और उसको मैं नेता तो नहीं मानता, लेकिन चूंकि एक ऐसे खानदान का दामाद है रॉबर्ट वाड्रा,
तो इसलिए प्रेस वाले भी उसको महत्व देते हैं। उसका बयान सुन रहा था, रॉबर्ट वाड्रा कह रहा है कि चूंकि मोदी सरकार हिंदू हिंदू करती रहती है, इसलिए मुसलमानों ने मोदी जी को मैसेज दिया है कि वो नाराज हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया कि पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है, उन्होंने कहा कि मैं सारे तथ्यों पर अभी बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो हम सरकार के साथ बैठेंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि कहां चूक हुई। तो इस तरह के बयान और उससे मेल खाते हैं जब एक आतंकवादी ने एक महिला से कहा कि तेरे पति को मार रहे हैं, तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं, जाकर के मोदी को बोलो। ये भी कहीं ना कहीं एक सिमिलरिटी है कि जो यहां से संदेश जा रहे हैं वो पाकिस्तान में बैठा हुआ उनका सेना प्रमुख भी रिपीट करता है उसको, हिंदू मुसलमान की बात करता है, मुसलमानों को सुपीरियर बताता है। 1946-47 में जिन्ना ने जो काफिर का एक वो दिया था और टू नेशन थ्योरी की बात की थी, उसको ये सुलगाता है वहां का आर्मी चीफ, और उसके तुरंत बाद ये घटना होती है। बिल्कुल, मैं तो रॉबर्ट वाड्रा का आभारी हूं, जो हम भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे, वो वाड्रा बोला है। मुसलमानों ने मोदी को इशारा दिया है, उसने टेररिस्ट ने नहीं बोला है, उसने तोयबा नहीं बोला है, उसने जैशे मोहम्मद नहीं बोला है। रॉबर्ट वाड्रा बोल रहा है कि मुसलमानों ने दिया है, तो वो सच्ची बात बोल रहा है, क्योंकि या तो मुसलमान रहो बा तो मर जाओ, हम मार डालेंगे। तो रॉबर्ट वाड्रा गलत कहाँ बोल रहा है? उसने तो, मैं मानता हूं कि सच बोलने की हिम्मत की है। जो पूरा मीडिया भी सच बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है, ना कि पॉलिटिकल लीडर्स बोलने की हिम्मत कर रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा सही बोला है कि मुसलमानों ने इशारा दिया है। जो पहलगाम में हुआ वही तो मुर्शिदाबाद में हुआ। मुर्शिदाबाद से हजारों हिंदू परिवार घर घर छोड़कर बाजू के जिले में भाग गए ना। वहां क्या हुआ है? घरदार जलाए गए, दुकान जलाए गए। किसके जलाए गए? हिंदू के जलाए गए ना। और जलाने वाले कौन थे? मुस्लिम थे। बांग्लादेश में क्या हुआ? तो रॉबर्ट वाड्रा कम से कम सच तो बोल रहा है। हमको दुख पहुंचे बात ठीक है, लेकिन सच बोल रहा है। और वो सच का सामना अगर हम नहीं करेंगे तो हम डायग्नोसिस गलत करेंगे, डायग्नोसिस गलत करेंगे। मुझे लगता है कि इसके लिए हमको 50 साल पीछे जाना पड़ेगा कि कहां से शुरुआत हो गई। 50 साल, बिल्कुल 50 साल, 75। 1975 में जब इमरजेंसी लगी, तब इंदिरा जी ने जेल से शेख अब्दुल्ला को मुक्त किया था। और जो कश्मीर में उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जम्मू कश्मीर में, और कांग्रेस के सपोर्ट से शेख अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाया था। और जेल से मुक्त क्यों किया था? शेख अब्दुल्ला जेल में क्यों थे? नेहरू के जमाना से बहुत सारे साल, कम से कम 15-20 साल शेख अब्दुल्ला जेल में थे, क्योंकि उनकी पार्टी की डिमांड थी प्लेबिसाइट फ्रंट, सार्वमत आघाड़ी होती थी उनकी। जनमत संग्रह करना चाहते थे कि कश्मीर को कहां रहना है, और वो मांग करना ही गुनाह मानकर बिना कोई मुकदमे के जेल में डाला था शेख अब्दुल्ला को। याद करो, कोई भी जनमत संग्रह की मांग करेगा वो जेल में जाएगा। इसलिए शेख अब्दुल्ला जेल में थे। उनके दामाद गुलशाह भी जेल में थे। और कश्मीर मस्त मौला, कश्मीर में शांति थी। जब से इनका मत पूछा गया, वहीं से गड़बड़ शुरू हो गई। उसके 75 तक आप देखो, कश्मीर में गड़बड़ नहीं थी, कश्मीर बिल्कुल शांत था। 71 के युद्ध में भी, लड़ाई में भी कश्मीर शांत था। फिर गड़बड़ कहां हो गई?
देखो एक बात होती है, आपके पास एक तोता है, एक बिल्ली है, दोनों को एक साथ आजादी नहीं दी जा सकती, क्योंकि बिल्ली तो तोते को मार डालेगी। तो तोते को या तो पिंजरे में रखो और बिल्ली को खुला छोड़ो, या तो बिल्ली को किसी रूम में बंद करो और तोते को पिंजरे से बाहर निकालो। तो जो आजादी आजादी हमें चाहिए, आजादी का मतलब जरा समझिए, और अगर तो समझ लेते हो तो उस पर उपाय मिलता है। तो इसलिए देखना पड़ेगा कि कश्मीर की परिस्थितियां कहां से बिगड़ी है। जहां से शेख अब्दुल्ला आए और फिर चुनाव हो गए, फिर वही सब कांग्रेस वाले, ये सैफुद्दीन सोज, ये भी इनकी पार्टी में थे ना, फिर कांग्रेस में आ गए। वाजपेयी की गवर्नमेंट एक वोट से गिरी थी, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट था, लेकिन ये वाजपेयी के खिलाफ जाकर बाद में कांग्रेस में चले गए। तो कश्मीर की कांग्रेस और शेख अब्दुल्ला की पार्टी, उसमें कोई फर्क नहीं है। इन्हीं की पार्टी की जो क्या महबूबा मुफ्ती, मुफ्ती मोहम्मद, जो वीपी सिंह के सरकार में गृह मंत्री थे, बिल्कुल, उन्होंने जो अपनी बिटिया को छुड़वाने के लिए, रुबैया सईद को, रुबैया सईद को, उनको टेररिस्ट को मुक्त किया था ना, वहां से शुरू हुआ है। तो शुरू कहां से हुआ ये भूलो मत, ये बीमारी शुरू कहां से हुई है। क्योंकि हमने उनके जो आका है, जो सरेआम हमारे सामने चुनाव लड़ते हैं, हमारे साथ क्या बोलते हैं उसको, गठबंधन में आते हैं, और वही चुपके से उनका समर्थन करते हैं। वही बोल रहे थे 370 हटेगा तो खून की नदियां बहेगी, महबूबा मुफ्ती बोल रही थी ना, फारूक अब्दुल्ला बोल रहे थे ना। आज वो यहां की बात करेंगे, हम दूम हिलाना शुरू करते, वही हमारी गलती है। ये मामला सीधा, या तू रहेगा या मैं रहूंगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। और इसी रास्ते पर मोदी सरकार जाने वाली है। मुझे कुछ बातें मालूम है, लेकिन मैं यहां नहीं बोलूंगा, उसकी जरूरत भी नहीं है। आप सिर्फ जिस ढंग से कल कौन ख्वाजा आसिफ या कौन है उनका, पाकिस्तान का रक्षा मंत्री, उसकी पतलून गीली हुई है। उसने कल ही बोल दिया 8-9 पाकिस्तानी शहरों पर भारत का निशाना है, ये उसने बोला है, हमने तो कुछ बोला नहीं है। हमारी सरकार तो कुछ बोली नहीं है, मिट्टी में मिला देंगे बस, इससे ज्यादा नहीं बोले। लेकिन समझ लो, हमारे विदेश मंत्री अगर अलग अलग देशों के राजदूतों से बात कर रहे, तो कुछ तो बात चल रही है, कुछ तो बात चल रही है। 10-12 देशों ने इसकी निंदा की है, और जॉर्डन जैसा देश, जहां हमास के पहले निर्वासित आकर रहते थे, उनको उन्होंने भगा दिया, उस जॉर्डन ने भी हमारा सपोर्ट किया है। तो जो कुछ हुआ है उसकी तुलना हमको करनी है तो हमास से करनी पड़ेगी, ना तोयबा या जैसे मोहम्मद से करनी है। जो इजराइल ने किया है गाजा पट्टी में, वो हमको भी करना पड़ेगा। और भूलो मत, पाकिस्तान जानता है कि ये लड़ाई अकेला इंडिया भारत लड़ने वाला नहीं है, इसके साथ इजराइल भी है, ये पाकिस्तान जानता है। और इसीलिए पाकिस्तानी जनरल्स की पतलून आज ही गिली हुई है। वो जानते हैं अकेला भारत नहीं है, इनके साथ अब इजराइल भी मिला हुआ है। तो इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, कुछ जानकारी मेरे पास भी है लेकिन नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे लोग समझने के बजाय सामने वाले लोग जो समझे उनके लिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। हाँ, समझने वालों को इशारा काफी होता है।
लेकिन भाऊ मैं ये समझना चाहता हूं, दर्शक भी ये समझना चाहेंगे, ये हिंदू होना कब से गुनाह हो गया है? और आप अगर हिंदू हैं, कलमा नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको जीने का अधिकार नहीं है। ये दुस्साहस जो है ये कहां से पैदा हुआ है? वो वहां से, मैंने तो बोला अभी, 90 से पैदा हुआ, जब से मुफ्ती मोहम्मद सईद देश का गृह मंत्री बना था। बाद में बीजेपी ने भी उसको सपोर्ट करके कश्मीर का मुख्यमंत्री बना दिया। वहीं से शुरुआत होती है। यही तो, इसीलिए मैंने विंस्टन चर्चिल का तुष्टीकरण का जो व्याख्या है वो आपको बताई कि आप टुकड़े टुकड़े मांस के खिलाते रहोगे तो आखिर में तुमको भी मगरमच्छ खाने वाला है। तो तुष्टीकरण छोड़ दो, बस यही। और आज अगर हम देखें तो दुनिया भर में, हमारे यहां नहीं है, जर्मनी में क्या है, स्वीडन में क्या है, इटाली में क्या है, स्विट्जरलैंड में क्या है, वहां तो कोई हिंदू हिंदू नहीं कर रहा है। फिर वहां के मुस्लिमों को बाहर वापस भेज दो, ये स्लोगन कहां से आ गई? क्योंकि या तो मैं रहूंगा या तू रहेगा, तो ये तय करना पड़ता है। मुझे मुझे तो रहना है, इसलिए तुमको साथ नहीं रहना है तो तुमको खत्म करके रहना पड़ेगा। यही है, यही होने वाला है। ये लड़ाई होगी तो इंडिया की लड़ाई नहीं होगी, इसके साथ पूरा यूरोप आपके साथ आने वाला है। क्योंकि अभी सऊदी अरेबिया भी निंदा के लिए सामने आ गया है। और ये जो मुल्ला मौलवी ये सब कलमा कलमा करते बैठे, उनके वो तो अब सऊदी प्रिंस जो है सलमान, उसके खिलाफ भी बोलने लगे, तो वो भी आपके साथ आएगा। इसलिए हमास को बर्बाद कर दिया इसराइल ने, फिर भी मोहम्मद बिन सलमान एक शब्द नहीं बोल रहा है। तो बात साफ है, ये जो कुछ शुरू हुआ है उसके पाकिस्तान का नामो निशान खत्म होने वाला है। शुरुआत है, शुरुआत है। या तो बदलो या तो खत्म हो जाओ। और बदलो का मतलब क्या है? बदलो का मतलब साफ है, जो समझने वाले हैं वो समझेंगे। और जो हालत है आज पाकिस्तान की, तालिबान ने निंदा की है, इसका मतलब सीधा है कि हम यहां से लड़ेंगे, उसी वक्त वहां क्या पख्तूनवा जो है, खैबर पख्तूनवा, वहां बिल्कुल। तालिबान भी आक्रमण करेगा। बलूच बगावत तो चालू है, सिंध तो खुला होना चाहता है। सिंध पर तो कल भी पाकिस्तान का कई वीडियो मैंने देखा, सिंध के लोग रास्ते पर आ गए हैं, क्योंकि पानी घटेगा तो हम मरेंगे, ये करके सिंध के लोग रास्ते पर उतर आ गए। तो पंजाब, पंजाब का पाकिस्तान और बाकी सारा पाकिस्तान, इनमें आपस में यादवी शुरू हो जाएगी। भाऊ हमारे यहां से जो ये सुर बार बार उठते हैं, सीएए लाया जाता है तो मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, झूठ बोला जाता है। अभी वक्फ संशोधन अधिनियम पारित हुआ है तो फिर झूठ बोला जा रहा है कि साहब मस्जिदें छिन जाएंगी, मदरसे छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, यतीम खाने भी छिन जाएंगे, मुसलमानों को बर्बाद कर दिया जाएगा। ये जो झूठ बोले जाते हैं, क्या इसी के चलते जो भारत के यही तो उनके आका है, यही उनके आका है जिन्होंने गोली चलाई है। यही इनको चेतावनी देते हैं, लड़ो नहीं तो मर जाओगे। ये झूठ फैलाने वाले हैं, वो असल आरोपी है, वो असल जिहादी है, जो खुद को लिबरल सेक्युलर बोलते हैं ना, और ऐसी झूठी बातें फैलाते हैं, वही तो उनके असली आका है। वो चार जो मारने वाले थे, मैं उनके चेहरे भी देखना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे मालूम है वो तो मशीन है। उनको गुस्सा देकर सामने बंदूक लेकर खड़े करने वाले जो है, ये यहाँ के लिबरल है। लेकिन जो आप उन्होंने छेड़ा है तो बात बहुत दूर तक जाएगी।
वक्त जो है वो इतना कठोर नहीं था, लेकिन अब और कठोर होगा, क्योंकि लोग मांग करेंगे, बीजेपी को बोलेंगे, मोदी को बोलेंगे लोग, इससे भी कठोर वक्त खत्म ही कर दो पूरा, कुछ नहीं चाहिए, सब छीन लो। अगर हमारी जान छीनी जाने वाली है तो इनका सब कुछ छीनो। और जो मानते नहीं वो ऐसे अपने अपने गली में, मोहल्ले में जो है उनको सामने पुलिस के लाकर खड़ा करे। अभी अभी मैंने एक खबर देखी कि कहीं कश्मीर का कोई इलाका है, वहां एक मुस्लिम महिला ने पुलिस को खबर दी कि मुझे 4 संदिग्ध यहां यहां दिखे, तो पुलिस इनको छानने के लिए निकली, तो वो सामने आने लगे। उनको सामने आना पड़ेगा। अगर मुस्लिम रहना है तो तुम्हारे इलाके में जो संदिग्ध है उनको ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालो, जैसे बिल से चूहे निकाले जाते हैं ऐसे तुम निकालो, मारेंगे सेना। लेकिन तुम्हारे मोहल्ले में कौन छुपा है वो बताना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मारने की जिम्मेदारी सरकार लेगी, लेकिन ढूंढने की जिम्मेदारी तुमको लेनी पड़ेगी। ये होगा, अभी इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और आने वाला हर चुनाव अब पहलगाम का मुद्दा लेकर लड़ा जाएगा। और ये टेंडेंसी कि मोदी को जाकर के बोलो, ये केवल मोदी के प्रति नफरत नहीं है, हिंदुओं के प्रति नफरत है। और इसका बीजारोपण कौन लोग कर रहे हैं? वो लोग कर रहे हैं जो 66 करोड़ जनता महाकुंभ में गंगा मैया में डुबकी लगाने जाती है, लेकिन ये लोग नहीं जाते हैं। प्रभु राम का मंदिर बनता है तो उसको अछूत घोषित कर देते हैं ये लोग, ये वहां जाते नहीं हैं। काशी में कॉरिडोर बनता है तो उसको गुनाह माना जाता है। केदारनाथ यही में अगर इनको अब जो वोट मांगने जाएंगे तब लोग जवाब देंगे, ध्यान में रखो। अब आम आदमी जवाब देगा। ये जो मीडिया के सामने, कैमरे के सामने आकर बोलते हैं ना, उनको लोग पीटेंगे। देखो आसान बात नहीं है, हिंदू सोया हुआ रहता है पर जग जाता है। तो महाराष्ट्र के चुनाव में दिखाया हिंदुओं ने कि हम क्या कर सकते हैं। पूरी बाजी पलट दी एक चुनाव में। और मैं, आपको याद होगा पिछले अक्टूबर में जयपुर में हम मिले थे, तो मैं बोल रहा था महाराष्ट्र के चुनाव के पहले कि क्या होने वाला है। तो ये पहलगाम की जो रिएक्शन है वो अगले हर चुनाव में आने वाली, हर चुनाव में आने वाली। सरकार जो करना है वो करेगी, लेकिन अब लोग करेंगे, और इतनी आसानी से ये मामला खत्म होने वाला नहीं है। भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, और एक बहुत ही ज्वलंत विषय पर विचार रखने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।